हेलो बच्चों, a very good morning, good evening and good afternoon to all of you when you are seeing this video. आज हम लोग आज से जो चैप्टर चलेगा वो समझ जाइए कि आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आने वाले समय में आज नए एक चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है, आपका हीट ट्रांसफर खत्म हो गया। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे केटीजी, काइनेटिक थियरी या थ्योरी ऑफ गैस, केटीजी। एंड वन मोर थिंग, यहां से जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो आपके बोर्ड के एग्जाम में ही आता है। मतलब वो आपका हीट ट्रांसफर, महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूं, उसमें आपका वो हीट ट्रांसफर सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये जो केटीजी है, केटीजी हुआ, आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा ऑसिलेशन, जिसमें हम लोग एसएचएम जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको पढ़ेंगे। फिर वेव पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ये और थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे। ये जो सारे 4-5 चैप्टर हैं, ये आपके लिए गुड लक है कि ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इन द सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हर साल 100% एक क्वेश्चन केटीजी से आता ही आता है। 100% प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100%। अब वो अलग बात है कि एक्चुअली केटीजी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है वो आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ेगा और आपके फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा। तो या तो फिजिक्स को रिलेट करके दे दे या तो केमिस्ट्री को दे दे, लेकिन एक क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। इसलिए इसको पकड़ के रखना है। तो इसका मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में बोर्ड केटीजी पढ़ेंगे, ऑसिलेशन पढ़ेंगे, वेव्स पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ये सब आपके बोर्ड में है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल कम टू द टॉपिक। हम लोग को पढ़ना है केटीजी। उससे पहले हम लोगों को थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। क्या देखते हैं? हिस्ट्री है 1803 में डाल्टन, क्या होते हैं? डाल्टन लॉ, इन्होंने एटम के बारे में बोला था। डाल्टन ने एक लॉ बनाया, केमिस्ट्री में आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और भी बहुत सारे लॉ हैं। तो डाल्टन ने क्या किया कि एटम के बारे में थोड़ा कुछ बताए ना। तो हम लोगों को ये मतलब ये लगा कि अब इसके बाद एटम में कुछ बताने वाली चीज है ही नहीं। इन्होंने क्या किया? एक्सप्लेन प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ठीक है, एटम के बारे में पूरा 8-10 प्रॉपर्टी बताए कि एटम के अंदर ये होता है, ये नहीं होता, ऐसे होता, क्या होता, कैसे एटम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सब सारा कुछ बताए। ठीक है, तो हम लोगों को लगा कि बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही एक 1873 में एक थियरी आई और दैट थियरी इज कॉल्ड केटीजी, उसने पूरे केमिस्ट्री का, पूरे फिजिक्स का, पूरे मॉलिक्यूल के बीच के अंडरस्टैंडिंग का पूरा नजरिया ही बदल दिया। पूरा नजरिया ही बदल दिया। ठीक है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। इसने क्या बोला? केटीजी कौन किया? देखो, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस तो मतलब बहुत लोगों ने, मतलब उसमें इसको बनाने में बहुत लोगों का योगदान रहा, बहुत लोगों का। लेकिन मेन जो क्रेडिट जाता है, ये क्रेडिट मेन जाता है 2 साइंटिस्ट को, और एक है मैक्सवेल और एक है बोल्ट्जमैन।
ये माना जाता है कि जो काइनेटिक थियरी ऑफ गैस जो बनाया गया वो क्या था, वो ज्यादातर पार्ट इन दोनों साइंटिस्टों ने किया, लेकिन सच्चाई मैं ये बता दूं कि इस चीजों को बनाने के लिए किसी एक साइंटिस्ट का हाथ नहीं है या दो साइंटिस्ट का हाथ नहीं है। एक दूसरी बात, एक काइनेटिक थियरी ऑफ गैस जो है वो जो चीज है ये किसी एक दो साल की बात नहीं है, कम से कम कई दशक लगे, कई साल लगे। देखो 1803 1873, इसीलिए डेट वाइज लिख रहा हूं कि ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बना रहे। लगभग 70 साल बाद ये थियरी आई, और 70 साल में सोचो 70 साल में क्या क्या चेंज हो जाते हैं। तो ये जो है, और एक क्रेडिट मेनली किसको गया, इन दोनों साइंटिस्ट को, लेकिन इसको बनाने में किसी और भी सारे साइंटिस्टों का हाथ है। अच्छा, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहता है, ये कहता है इट सेज दैट, चाहे ऐसे लिख लूं, अकॉर्डिंग टू KTG द बिहेवियर of gaseous molecules, बिहेवियर मतलब प्रॉपर्टी, बिहेवियर ऑफ gaseous molecule depend upon its motion, डिपेंड अपॉन इट्स मोशन। मतलब बिहेवियर का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। अगर जो गैस होगा तो गैस उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, यही तो एक आगे चल के यही ना, तो हम लोग इसी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसी को हम लोग थर्मोडायनेमिक के चैप्टर में बोलेंगे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोले, बिहेवियर। तो उन्होंने ये कहा, मतलब रियल में इसका कंक्लूजन ये निकला कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर etc डिपेंड अपॉन मोशन ऑफ गैस। तो समझ में आया केटीजी पढ़ने का, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस पढ़ने का मेन एम क्या है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू KTG, according to kinetic theory of gas, it says that all the property which is related to gas, just like its volume, how much pressure it will exert, if it will gaseous molecule collide with any walls या container, या क्या होता, टेम्परेचर का कैसे लेन देन होता, all the property of the gas just depend upon the motion of the गैसियस पार्टिकल या गैस के मॉलिक्यूल जो मोशन करते हैं। मोशन का मतलब मैं सही बताऊं, मोशन का मतलब ही लिख लो वेलोसिटी। क्या लिखना है, वेलोसिटी। और देखूंगा अभी तो इस लेक्चर में, अच्छा इस लेक्चर में तो नहीं, या हो सकता है इसी लेक्चर में, इस लेक्चर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेशर का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, या प्रेशर का या वॉल्यूम का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, या टेम्परेचर का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, वही सब आज डिस्कस करना है। कहीं ना कहीं तुम याद करो, कैलोरीमेट्री के चैप्टर में हम लोग, मैं ये कहता था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो वो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हम लोग प्रूफ करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, या टेम्परेचर जो मॉलिक्यूल का होता है वो कैसे काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। एक दूसरा जो वेलोसिटी है, जो प्रेशर है, वेलोसिटी का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है। और ये ऑब्वियस सी बात है यार, मैं तुमको सही बताऊं, रियल में प्रेशर का वेलोसिटी के साथ नॉर्मल रिलेशन भी हम लोगों को पता चल सकता है। देखो जनरल अगर जो रफ आइडिया बनाऊं, रफ स्केच बनाऊं, तो देखो ध्यान से सुनना। अगर जो रफ आइडिया लूं, रफ आइडिया देखो, रफ आइडिया का मतलब मैं एक जनरल अगर जो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, एक लेमैन की तरह सोचूं, क्लास 9 के बच्चे की तरह सोचूं,
तो भी मुझे पता चल जाएगा कि प्रेशर का वेलोसिटी के साथ रिलेशन होता है। हाउ? जस्ट कम टू सी। जनरल आइडिया ना। देखो देखो, एक पार्टिकल गैस के मॉलिक्यूल है। अब वो गैस के मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी होगा और साला मास तो उसके पास होगा ही। तो इसका मतलब मास गैस मॉलिक्यूल के पास मास एंड वेलोसिटी है। तो अगर जो मास है और वेलोसिटी है तो ये क्या होगा? मोमेंटम होगा। अच्छा, फिर अभी हम लोग वही पढ़ेंगे कि कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन करते हैं गैस में, और यही केटीजी का एजम्पशन है, वो पढ़ेंगे हम लोग अभी 2-3 मिनट बाद, उसके एजम्पशन लिखवाऊंगा मैं। तो अगर जो गैस के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे में कोलिजन करते हैं तो कोलिजन करेंगे तो कोलिजन से मोमेंटम में चेंज होगा। डेल्टा पी, और मोमेंटम चेंज होने में साला टाइम लगेगा। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रेशर का वेलोसिटी के साथ रिलेशन तो होगा ही, लेकिन एग्जैक्ट कैसा रिलेशन होगा वो इस लेक्चर में हम लोगों को कंफर्म हो जाएगा। मतलब इस लेक्चर में विद द हेल्प ऑफ KTG we are able to find correct relation, exact relation between pressure of gas molecule and its velocity। समझ में आया? तो मेरा क्या एम था, मैं आपको ये बताऊं कि रियल में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि बेटा विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी वी आर एबल टू फाइंड द करेक्ट रिलेशन, एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वेलोसिटी। वन। दूसरा हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ के ये लिख लो, पहला ये एप्लीकेशन है। दूसरा ये दूसरा वो हो गया, टू हाउ गैसियस प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन मोशन ऑफ गैस। 2 प्रॉपर्टी पढ़ना है। अच्छा ठीक है, इसी को मेनली फोकस करेंगे, इसी को पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। आर यू क्लियर? आई एम गोइंग टू रब इट। ये समझ में आया? मास है, वेलोसिटी है तो मोमेंटम होगा। अब जब साला मोमेंटम का अगर जो कोलिजन होगा तो तुम लोग जानते हो व्हेन देयर विल बी कोलिजन देन देयर विल बी चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का चेंज होगा, और मोमेंटम का चेंज होने में कुछ ना कुछ टाइम तो लिया होगा, तो फोर्स होगा, और फोर्स होगा तो फोर्स एक किसी यूनिट एरिया पे लगेगा तो प्रेशर होगा। मतलब वेलोसिटी में और प्रेशर में कुछ रिलेशन है, लेकिन एग्जैक्ट क्या रिलेशन है वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब बात ये आती है कि सर मैं मान तो लिया कि जो गैसियस के मॉलिक्यूल है। अच्छा, एक और चीज देखो, हम लोग इलास्टिसिटी के चैप्टर में किसकी प्रॉपर्टी मेनली डिस्कस किए थे? सॉलिड की। कैलोरीमेट्री के चैप्टर में या थर्मल एक्सपेंशन में, मेनली किसकी प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे? लिक्विड की, कैलोरीमेट्री में।
केटीजी में मेनली किसकी प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे? गैस की प्रॉपर्टी को। किसको करेंगे? गैस की प्रॉपर्टी को। तो एक सीक्वेंस समझ में आ रहा है? इलास्टिसिटी में किसकी प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे? इलास्टिसिटी में हम लोग मेनली किसके डिस्कस किए थे? प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो क्या पढ़े थे? कैलोरीमेट्री और भी रिलेटेड टॉपिक जो है उसमें हम लोग किस में मेनली डिस्कस किए थे? इसमें डिस्कस किए थे लिक्विड के बारे में। और इस समय में केटीजी में किस में डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ गैस के बारे में। तो ये सब पढ़ने से पहले साइंटिस्टों ने ये बोला कि भैया हम लोग कुछ रूल नियम बना रहे हैं गैस के प्रति, गैस को लेके। आप उस रूल नियम को एज्यूम करके चलेंगे कि गैस का ऐसा बिहेवियर होता है, और इसको मान के आप लोग कहीं किसी चीज को सोचेंगे तो सोचना शुरू करेंगे। तो उसी को बोला गया एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। राइट डाउन द हेडिंग, हेडिंग लिखो, एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। अच्छा, क्या हेडिंग? हेडिंग डाल लो, एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैस ना, केटीजी। अब देखो, कुछ चीजें हम लोग एज्यूम करके चलेंगे ना, कुछ चीजों क्या करेंगे? एज्यूम करके चलेंगे। अच्छा सर एक बात बताइए, आप ऐसे एज्यूम कैसे कर लेंगे? और कुछ ऐसी चीजों को हम लोग एज्यूम करेंगे जो तुम्हें लगेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सही बात बताऊं, आने वाले समय में मैं तुम लोगों को काइनेटिक थियरी ऑफ गैस के हेल्प से ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो सारे जो लॉ बने हैं, जैसे बॉयल्स लॉ बना, चार्ल्स लॉ बना, पढ़े हो ना तुम लोग 11th में, गैसियस स्टेट। नहीं पढ़े होगे तो भी तुम लोग 9th 10th में पढ़े होगे। बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, गे-लुसाक लॉ क्या होता है, ये सब लॉ को ये केटीजी क्या किया? वेरीफाई किया, वेरीफाई किया। और जो लॉ है वो पहले बन चुका था। जैसे अगर जो मैं एग्जैक्ट रफली आइडिया दूं तो बॉयल्स लॉ जो था वो 60-61 में बना, और जो 60 थोड़ा एग्जैक्ट में बताऊं, और जो चार्ल्स लॉ है वो 70-83 में बना। और इन सबको प्रूफ किया कौन? केटीजी। कौन किया? केटीजी। मतलब कहने का मतलब जो काइनेटिक थियरी ऑफ गैस में सारा जो एज्यूम करके हम लोग करेंगे वो पूरा का पूरा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ का वेरीफाई करता है। कहने का मतलब जो गैस में मैं जो सारी प्रॉपर्टी लिखाऊंगा गैस का, जो मैंने एजम्पशन माना है वो पूरा का पूरा सही है। तो इसका मतलब सर एजम्पशन क्या है? तो लिख लो एजम्पशन, लिखो, पहला लिखो, a gas consists of large number of particles known as molecules, मतलब कहने का मतलब इसमें पहला एजम्पशन का मतलब ये हुआ क्या? गैस कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर जो मैं बोलूं कि ये गैस है तो इसमें 1-2 नंबर नहीं सोचोगे, मतलब 2-3-4 मॉलिक्यूल नहीं होगा, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे। क्या करेंगे? लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे। ध्यान से सोच लो, अगर जो 1 मोल ऑफ गैस है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं? जैसे एग्जांपल में 1 मोल होता है तो 1 मोल में कितना होता है? पता नहीं तुम लोग को आता है कि नहीं? ये होता है Na,
मतलब 6.02 इंटू 10 के पावर 22 मॉलिक्यूल्स होते। सोचो 10 के पावर 22 मॉलिक्यूल्स होंगे सिर्फ एक मोल में। तो मैं बस ये बताना चाहता है कि जब भी मैं गैस की बात बोला करूं तो आप लोग ये सोचिए कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, गैसियस मॉलिक्यूल। ये पहला एजम्पशन है। सर इसमें कौन सा एजम्पशन है? तो है। अच्छा दूसरा लिखिए, एटम ऑफ द गैस assume rigid small sphere having same mass comma but moving randomly in all possible direction with all possible speed कॉमा करके स्पीड, फिर कॉमा देके with equal probability। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, लिखो atoms are assume rigid small sphere having same mass but moving randomly in all possible direction with all possible speed with equal probability। मतलब दूसरा क्या हुआ, गैस के जो एटम है वो माना गया क्या, स्फेरिकल शेप और मूविंग रैंडमली विथ डिफरेंट स्पीड इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा सर एक बात बताइए, जो आप शॉर्ट में लिखवा रहे हैं वो लिख लूं कि जो आप बोल रहे हैं वो लिख लो? जो मैं बोल रहा हूं वो लिखिए, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक से लिखाया जा रहा है। और जब आपके एग्जाम में, मैं इसीलिए पूरे अच्छे से देख के बोल रहा हूं ताकि आप टेक्स्ट बुक से लिखें और आपके ये सब बोर्ड में भी आएंगे। क्या होगा? बोर्ड में भी आएंगे। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जानना बहुत जरूरी, बहुत आसान है। देखो एक लाइन है, लेकिन मैं इसीलिए बहुत अच्छे से लिखवा दे रहा हूं ताकि जब आप मेरे नोट्स को पढ़ें और मेरे नोट्स को पढ़ने के बाद आप बोर्ड में भी एज इट इज लिख दें तो आपका नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि बोर्ड में लिखने के बेटे क्वेश्चन के आंसर का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है और इसीलिए मैं सब कुछ देख के बोल रहा हूं। आर यू गेटिंग? देन ओके। तो इसका मतलब ये माना गया, इसका मैं एलोबरेट कर दे रहा हूं, ये माना गया और ये भी रिजिड। क्या माना गया? रिजिड। मतलब ये माना गया कि गैस के जो सारे मॉलिक्यूल होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या? सेम मास। आइडेंटिकल मतलब सेम मास होंगे और रिजिड स्फीयर होगा। रिजिड स्फीयर होने का मतलब व्हेन दे कोलाइड विथ ईच अदर लक बाय चांस, तो अगर जो कोलिजन किसी से होगा तो उनके शेप में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ व्हेन दे कोलाइड with wall of container, there is no change in shape of gaseous molecules। ठीक है? अच्छा फिर इसका क्या मतलब हुआ? ये तो हो गया। अच्छा फिर इसका क्या मतलब हुआ? मूविंग रैंडमली विद डिफरेंट स्पीड। कहने का मतलब ये है कि एक गैस का एक मॉलिक्यूल हो सकता है सारे डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, सारे डायरेक्शन में, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। अच्छा
दूसरी बात, अगर जो एक कंटेनर में गैस रखा है और बोल दूं कि ये इस कंटेनर का एक मॉलिक्यूल का स्पीड बताओ के दिखाओ, नहीं बता पाओगे। एक मॉलिक्यूल का स्पीड नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग हमेशा हमेशा किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का या गैस के पूरा एवरेज स्पीड बताते हैं। अभी पढ़ेंगे एवरेज स्पीड क्या होता है, चाहे आरएमएस स्पीड बताते हैं या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बताते हैं ना। मतलब इसका मतलब ये भी हुआ, पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया, वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल कैन नॉट बी फाइंड। कहने का मतलब वी ऑलवेज फाइंड एवरेज स्पीड, चाहे आरएमएस स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। डिटेल डिस्कस लेटर। लेकिन जानते रहो, इसका मतलब मैं एक बात बोलूं कि एक बात बता, गैस का कितनी तरीके का स्पीड हो सकता है, गैस के मॉलिक्यूल का कितने तरीके से स्पीड हो सकता है? तो सर 3 तरीके का स्पीड होता है या 3 तरीके की वेलोसिटी होती है, एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और तीनों का क्या इक्वेशन होता है, कैसे होता है, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे, यहां तक ठीक हो? गैस के कितने स्पीड होते हैं? 1 2 3। एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड, आरएमएस अच्छा आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा हो गया। तीसरा लिखिए, गैसियस मॉलिक्यूल्स interact with each other only during the collision। लिख लो, फिर से रिपीट करता हूं, लिखो, मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर only during the collision। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि इसका मतलब लिख लो, दैट इज मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर है, ये माना गया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ये माना गया कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन क्या है, बहुत सफिशिएंट है। दैट्स व्हाई देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड हेंस वी कैन से देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। राइट डाउन। It means the gaseous molecule have a sufficient separation between them, that's why there is no intermolecular force of attraction between them. There is most important, very important, VVIP. That's why there is no intermolecular force of attraction between them.
मतलब ब्रैकेट में लिख लेना नो पोटेंशियल एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको शॉर्ट में समझना होगा तो ऐसे लिख लो, नो कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अच्छा सर, तो इससे और क्या कंक्लूजन निकला, पहला कंक्लूजन तो ये निकला, दूसरा कंक्लूजन ये निकला, अगर जो ये क्राइटेरिया है, जो एक बात बताऊं, ये जो काइनेटिक थियरी ऑफ गैस के जो सारे एजम्पशन है, वो सारा एजम्पशन जो है वो आइडियल गैस के लिए वैलिड है। ये बात आप कब कहीं नोट में लिख लो या ऊपर लिख लो, तो बाबू ये नोट में लिख लो, नोट में लिखो, ऑल द एजम्पशन ऑफ केटीजी, ऊपर लिख ले, ऊपर लिख ले, all the assumption of KTZ is 100% valid, is 100% valid for an ideal gas, for an ideal gas, is 100% valid for an ideal gas, for an ideal gas। तो इसका मतलब, इसका कंक्लूजन ये निकला कि इन आइडियल गैस, इन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी बाबू क्या होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कभी कभी ये बात बहुत याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, which type of energy does ideal gas have, और मान लो चार ऑप्शन आ गया, ये हो गया प्योरली काइनेटिक, दूसरा हो गया प्योरली पोटेंशियल, तीसरा हो गया बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा पार्शियली काइनेटिक एनर्जी एंड पार्शियली पोटेंशियल एनर्जी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला सही होगा। और साला ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आया है, तो आप लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, आइडियल गैस के बाद, आइडियल गैस के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एनर्जी होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। हालांकि जब हम लोग वहां कैलोरीमेट्री में पढ़े थे तो लिक्विड के पास दोनों एनर्जी होती है, दोनों एनर्जी होती है मेरे बेटे, पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड के केस में क्या, लिक्विड के केस में इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती थी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वही गैस के केस में इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, समझ में आया क्या मैंने बताया,
कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। व्हेन देयर इज नो इंटरेक्शन देयर इज नो इंटरेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, एंड ड्यू टू दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, और पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, और इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होने के साथ साथ ये बात याद रखेंगे आप। तो इसका मतलब सर आइडियल गैस में या गैस में, अगर जो मैं गैस भी बोलूं तो इसका मतलब मैं आइडियल गैस की ही बात कर रहा हूं। गैस में और लिक्विड में इंटरनल एनर्जी में क्या फर्क है? तो लिक्विड के केस में इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता था, और गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। याद कर, मैं बताया था कि व्हेन देयर इज ए टेम्परेचर चेंज इन द लिक्विड देयर विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हेन देयर इज ए फेज चेंज in the liquid, then liquid, solid or anything, then it have only potential energy। जब फेज का चेंज होता था तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता था, जब काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता था तो टेम्परेचर का चेंज होता था। ये बता दिया हूं। तो यहां किसकी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं? गैस की। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो है गैस ओबे न्यूटन लॉ। गैस ओबे न्यूटन लॉ मतलब ये कहने का मतलब, इसका मतलब कंक्लूजन निकला, दे हैव मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज they can apply force, they can apply force। they can apply force। अच्छा, फोर्थ हो गया। फिफ्थ लिखो, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। इफेक्ट of gravity is neglected। effect of gravity is neglected। इसका मतलब ऐसे समझो, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो सारे, देखो ध्यान से सुन, अगर जो सपोज करो एग्जाम्पल में, अगर जो मान लो ये बड़ा सा पत्थर है, पत्थर की लकीर, और ये मान लो स्मॉल बुलेट है। अब ध्यान से सुन, हाई स्पीड, तो बुलेट अगर जो सेम रेंज किया जाए तो ये रियल में ऐसे जाएगा, ये कैसे जाएगा? ये ऐसे जाएगा, और इसकी बात करें तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। मतलब नियरली क्या होगा? लेस डेविएशन इन पाथ, और इसमें मोर डिफ्लेक्शन। सेम कहानी किस में डिपेंड करता है? गैसियस मॉलिक्यूल्स का। मतलब कहने का मतलब मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर जो गैस के मॉलिक्यूल में जी का इफेक्ट खत्म कर दें तो इसका मतलब सारे जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, वो भी किस लाइन में? स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब ऑल गैस molecules doing random motion in straight line path। आर यू गेटिंग? अरे जब इसको मार्कर को इसे फेंका तो ये क्या किया? ये देख,
ये क्या किया, प्रोजेक्टाइल पाथ। और अगर जो इस पे जी की इफेक्ट खत्म कर दे तो ये ऐसे जाएगा, तो सिर्फ ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ। तो मतलब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, दैट्स व्हाई वी कैन से ऑल द गैसियस मॉलिक्यूल आर डूइंग रैंडम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ऐसे 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 ऐसे। जिगजैग मोशन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, छठवां लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो गैस के एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो बहुत 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 कम होगा एज कंपेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ द गैस। राइट डाउन, राइट डाउन। वॉल्यूम ऑफ द वन गैस मॉलिक्यूल, volume of one gas of molecule is very very small as compared to the total volume of the gas, total volume of the gas, total volume of the gas। इसका मतलब लिखो, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज, गैस मॉलिक्यूल ऑफ वन लिख दूं, बहुत अच्छे से आएगा, इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इज वैकेंट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज वैकेंट। अच्छा, और ये किस पे वैलिड होगा, ये किस पे वैलिड होगा, वैलिड फॉर आइडियल गैस, वैलिड फॉर आइडियल गैस। दो टाइप के गैस होते हैं, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, दो टाइप के गैस होंगे, रियल गैस होता है और एक आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का पूरे होल मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन रियल गैस में जब होगा तो रियल गैस में जो वॉल्यूम होगा वो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं करते तो वहीं रियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं, वंडरवॉल इक्वेशन पढ़े होगे, पता नहीं, खैर मैं उस पे नहीं जा रहा हूं। तो वॉल्यूम में कुछ करेक्शन के साथ पीवी, तब उसमें रियल गैस जब हो जाता है, रियल गैस होता है, तो जो वो गैस का इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये कैन नॉट बी अप्लाई ना, ये तभी अप्लाई करेंगे ओनली व्हेन देयर इज ए रियल गैस। ठीक है, यहां तक सेफ हो। अच्छा, सातवां लिखो, सातवां लिखो, बुक पे ना जाना, कहीं कहीं बुक में 2 3 दिया रहता है, कहीं कहीं 4, कहीं कहीं 6, कहीं कहीं 7, तो इसलिए आप लोग बुक पे ना जाइएगा, आप लोग टेक्स्ट बुक रेफर कीजिएगा, या तो सबसे अच्छा एनसीईआरटी को रेफर किया कीजिए। लिखिए, कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक provided molecules are containing molecules of and container are at same temperature,
मतलब कोलिजन क्या है, कोलिजन इनके बीच में होता है, वो क्या होता है, कोलिजन ये परफेक्टली इलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है ना, परफेक्टली इलास्टिक होता है। और कब, व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस एंड कंटेनर आर सेम। ये देखो, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, हालांकि किताबों में देखोगे तो लिखेगा ना कोलिजन ऑफ द गैस आर परफेक्टली इलास्टिक ना, ये बात नहीं लिखा रहेगा, लेकिन ये लिखना जरूरी है, बिकॉज इफ देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर देन देयर विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और जब काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ तो इलास्टिक कोलिजन रहेगा ही नहीं रहेगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल होता है, ठीक है। और जब टेम्परेचर चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर अगर जो चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। इसीलिए क्या, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड कंटेनर आर सेम, ठीक है बाबू। अच्छा, आठवां लिखो, आठवां लिखो, प्रेशर ऑफ द गैस is due to the collision of gas molecule with wall of the container। most important, आठवां या सातवां जो भी है लिखो, pressure of the gas is due to the collision of gas molecule with the wall of the container, with the wall of the container। with the wall of the कंटेनर, इसका क्या मतलब निकला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेशर मतलब गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू कोलिजन बिटवीन वॉल, बिटवीन विथ वॉल, विथ वॉल। कहने का मतलब, अगर जो मान लो ये है और मान लो कि ये मॉलिक्यूल है ना, तो ये मॉलिक्यूल मान लो कि इधर गया तो इसकी मोमेंटम इधर, फिर यहां से कोलाइड होने के बाद इधर आया तो एम यू। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान देंगे, पूछेगा ड्यूरिंग कोलिजन, क्या पूछेगा, ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम कांस्टेंट, गलत, क्या हुआ, गलत, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता है, देयर इज ए चेंज ऑफ मोमेंटम। देख, पहले इधर था फिर इधर था, देखो पहले इधर था फिर इधर होगा, इसका मतलब मोमेंटम, ये याद रखेंगे, मोमेंटम चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, पहला बात। दूसरा मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहा, इधर से क्या रहा है, एम यू, इधर से क्या रहा है, एम यू, इसका मतलब मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। थर्ड बात, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है।
डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और आगे चल के इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग प्रेशर का वेलोसिटी में क्या रिलेशन है ये पता करने की कोशिश करेंगे, यही पता करने की कोशिश करेंगे। यही पता करने की कोशिश करेंगे। देख लूं लेक्चर का लेंथ ज्यादा तो नहीं ना हो गया। आठवां लास्ट लिख लो, लास्ट लिखो। When last लिखो, when a gas is left for a sufficient time it come to a steady state। steady state मतलब ब्रैकेट में लिख ले थर्मल इक्विलिब्रियम। इस it comes to a steady state the density and distribution of the molecule with different velocity are independent of position, direction and time। position, direction and time। I repeat फिर से, when a gas is left for a sufficient time it comes to a steady state, then the density and the distribution of molecules with different velocity are independent of position, direction and time। position, direction and time। तो ये आपका जो 7-8 जो एग्जाम्पशन थे यहाँ पे आपका खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा और कुछ बात करेंगे कैसे प्रेशर का रिलेशन होता है, क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो गया है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।